अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इदरीस खान, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राजा फैसल साहब। आज हम राजा फैसल साहब से बात करेंगे नवाज शरीफ की कल की जो तकरीर है उसके हवाले से कि वो उनके ऊपर क्या कहते हैं। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि कल जो खुदकश हमला किया नवाज शरीफ ने, क्या वो उन्होंने अपने आप पर किया या इदारों के ऊपर किया या इमरान खान के ऊपर किया? देखें, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनका पॉलिटिकल करियर तो ख़त्म हो चुका है और ये सारे जानते हैं, ये किसी को बार-बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब ने कल एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी कि वो काफ़ी दिनों से अवाम को नज़र नहीं आ रहे थे अल्ताफ़ भाई बात करते हुए, तो उन्होंने ये समझा, अच्छा समझा कि शायद लंदन से वो आवाज़ें जो कि कराची में गूंजती थीं, अब पूरे पाकिस्तान में गूंजें। और उनको इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो हाल उन आवाज़ों का किया गया था कराची में जो उभरती थीं, वो वही हाल अब पूरे पाकिस्तान में जो लंदन से आवाज़ इस तरह से उभरेगी, उसके खिलाफ भी किया जाएगा। यहाँ मैं एक बिल्कुल। छोटी-सी चीज़ कहना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि एक इंसान जो कि इस मुल्क में बड़ी अजीब-अजीब सी वो रिपोर्टें दे के मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, वो अदालतों को चकमा देके बाहर चला गया और बाहर बैठ के तो अदालतों की मतलब अदालतों को वो इंसाफ और उसमें इंसाफ का बोलबाला हो और इस तरह की वो बातें वहाँ पे कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दो की बातें। पहले आप पूरी ज़िंदगी नोट को इज्जत देते रहे, फिर आप को अचानक से वोट याद आ गया। वोट भी आप जितना जिस तरह डलवाते रहे, वो सबको पता है और वो लोग जो कि आपको बार-बार हुकूमत में लेके आते रहे, आप अचानक से उनके ऐसे खिलाफ हुए कि जैसे आप उनको जानते ही नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा, सर, जो फिर नवाज़ शरीफ ने जो फ़ौज के हवाले से जो उन्होंने कहा, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कि आप देखिए, जी सर। मैं इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना तबसरा कर सकता हूँ। बाकी जो बात है कि उनका उनका जवाब आज आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज को बीच में ना घसीटें। उनका बिल्कुल ये कहना दुरुस्त है। फ़ौज ऑलरेडी से आपको पता है कि 15 साल से वॉर ऑन टेरर लड़ रही है और दूसरी बात ये है कि फ़ौज अपनी जानें दे रही है और 7,000 के करीब जो फ़ौज ने अपनी कीमती जानें दी हैं, जिनमें के ऑफिसर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, रेशो ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा है। ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी जानें देते रहे हैं, 20-20, 25-25 साल के, 30-30 साल के ऑफिसर्स जो हैं वो इस मुल्क के लिए जान देते रहे हैं और एंड ऑफ द डे उनको क्या सुनने को मिल रहा है कि एक लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा कल जो कि जो अल्फाज जो अल्ताफ के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, आज वो मियाँ साहब के लिए इस्तेमाल होंगे कि लंदन में बैठा हुआ वो भगोड़ा जो कि चकमा देके चला गया यहाँ की कोर्ट्स को, वहां पे बैठ के वो अपनी आर्मी के खिलाफ, उस आर्मी के खिलाफ कि जिसने इस मुल्क की अपनी जानें दे के तारीख रकम की, वो उसके खिलाफ अगर वो वहां से बातें कर रहा है तो मेरे ख्याल में अवाम को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि ये नवाज शरीफ कौन सी डगर पे जा रहे हैं और आने वाले वक्तों में हमें नवाज शरीफ का कौन सा चेहरा जो कि अभी से नजर आ रहा है, वो आगे हमें कौन सा चेहरा नजर आना था। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए कि पॉलिटिकल कैरियर तो नवाज शरीफ का खत्म हो चुका है। उसके बाद बिल उनकी साहबजादी का नाम ले लीजिए, साहबजादी जो है उनका भी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है। अगर आने वाले वक्तों में किसी की कोई नजर आती है कोई पॉलिटिक्स, तो शायद वो मरियम के साहबजादे की नजर आती है। अदरवाइज शहबाज शरीफ अपना नाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमजा शहबाज जो है वो आगे अपना को फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम लोग किसी न किसी बस में सवार हो जाएं, ये ना हो कि हमें पैदल ही चलना पड़े। तो मेरी नज़र में शहबाज शरीफ भी इस चीज़ से डर चुके हैं जो कि अब नवाज शरीफ ने शुरू कर दी है। दूसरी बात ये है कि मतलब ये मरियम नवाज की ये सारी की सारी गेम है। मरियम नवाज ने पहले अपने वालिद मोहतरम को जलील करवाया, उनको जलील करवा के और हुकूमत से निकलवाया, उनको ज़िल्लत भरे अंदाज में इस हुकूमत से निकाला गया। फिर उसके बाद ये है कि वो पूरे मुल्क की सड़कों पे क्यों निकाला करते नजर आए हमें। उसके बाद हमें क्या नजर आया कि वो अचानक से यहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं। जब भी इनको सजा होती है या तो ये रोना शुरू कर देते हैं या ये बीमार हो जाते हैं। पिछली दफा जब इनको सजा हुई थी तो ये आजा साइयां सानू बचा ला करते करते इन्होंने सऊदीज को इधर बुलवा के तो अपना यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढा और निकल गए। पिछली दफा भी ये अवाम को खाली छोड़ गए थे, इस दफा भी ये कोर्ट्स को चकमा दे के गलत किस्म की रिपोर्टें बना के एक इन्होंने ग्रुप रखा हुआ है नौसरबाज डॉक्टरों का। वो नौसरबाज जो डॉक्टर्स हैं वो इनको बड़ी अच्छी सी
वक्त आने पे जरूरत के मुताबिक इनको रिपोर्टें बना देते हैं, जो कि आने वाले वक्तों में फिर ये इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिक्स में, और ये यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आपने राजा साहब फरमाया कि इसी हवाले से शहबाज गिल साहब ने एक निजी चैनल पे कहा था कि उनका एक कोई अजीज है, रिश्तेदार है, शहबाज शरीफ जब उनसे शिकागो में मिले तो उन्होंने यही उन्हें कहा था कि आप मुझे कोई रिपोर्ट्स बना के दें, आप मेरी फेवर करें ताकि मैं पाकिस्तान में जमा करवाऊं। तो ये तो इनका ये हाल है। उसके अलावा सर, आप कल जो मौलाना फजल रहमान के साहब साहब के साथ जो हाथ हो गया, जो उनकी तकरीर नशर नहीं करने दी गई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मेरी नजर में वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये सब के सब इनको किसी ना किसी ने वो बड़े तरीके से स्टेटमेंट्स बना के दी, और ये सारे का सारा प्री प्लान तरीके से ये चल रहे हैं। ये सारी की सारी जो माफिया इकट्ठी हुई है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुल्क दुश्मन अनासर और वो अनासर जो कि पाकिस्तान और चाइना की बढ़ती हुई जो अलायंस है उसको पसंद नहीं करते, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो मुल्क जिसको के पाकिस्तान और चाइना की बढ़ती हुई शराकतदारी पसंद नहीं है, वो इनको ये उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि साईं हम भी बैठे हैं राहों में, और हमारे पास आजकल कुछ भी नहीं है करने को। बंगला भी छूट गया, फिर साथ में हमारी जो तनख्वाहें लगी हुई थी वो भी खत्म हो गई, हमें पार्लियामेंट में भी नहीं बैठने दिया जा रहा, हम लोग बेरोजगार हैं, साडा कुछ करो। तो वो बेसिकली कहने की ये कोशिश कर रहे थे कि हम राहों में पड़े हैं, हमें आप इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो CIA हो, आने वाले वक्तों में आपको नजर आएगा। ये इनकी ये बकवासियात ही मैं कहूंगा जो कि इन्होंने करने की कोशिश की है। ये आपको सामने नजर आ रहा था कि ये एंटी आर्मी बोल रहे हैं, दूसरी बात ये है कि ये एंटी सीपैक बोल रहे हैं, तीसरी बात ये है कि ये इंडिया की फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले की बात ये है कि जो इंडियंस हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को ये पैगाम भिजवाया था कि खुदारा अपने प्राइम मिनिस्टर से कहिए कि हमारी इतनी भी बेइज्जती ना करें, हम इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, और ऊपर से जब इमरान खान का कोई बयान आता है तो वो सारे लोग सुनते हैं और जगहसाई होती है हमारी। तो उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान ने इंडिया को जो इस वक्त रगड़ा लगाया हुआ है इंटरनेशनली, वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो आज तक नहीं, वो आज तक क्यों नहीं हो सका? इस वजह से कि मोदी के जो यार हैं वो गद्दार हैं, गद्दार हैं। वो कतार पहले है। थे, बिल्कुल। पहले इधर मौजूद बिल्कुल। थे, आज वो नहीं है। तो ये बिल्कुल। उन्होंने मोदी को भी पैगाम दिया है कि अगर मैं हूंगा तो सत्ते खैरा तुम्हारे लिए, अगर इमरान होगा तो तुम्हारे लिए कोई खैर नहीं है। लिहाजा अपने एलाइज अमेरिकन से कहो कि हम दोबारा से वापस आके तो फॉरेन पॉलिसी पे जो अमेरिकन का इन्फ्लुएंस था वो बहाल करेंगे। साथ में ये है कि सऊदीज को भी ये पैगाम दिया कि आपने फिक्र नहीं करनी, हमारे यहाँ से जब आप पाकिस्तानियों को ये कहते हैं ना कि ये करो, और वो कहते हैं कि नहीं करते, तो फिर आप उनसे जब कहते हैं कि $1 बिलियन हमारा कर्जा वापस करो, तो वो चाइना से लेके आपके मुंह पे मारते हैं ये कुछ नहीं होगा। जब हम वापस आ गए तो फिर दोबारा से हम वही कटोरा लेके आपके इर्द गिर्द घुमा करेंगे। हम पाकिस्तानी अवाम को खुददार नहीं बनने देंगे, हम पाकिस्तानी अवाम को वही कटोरा पकड़ने वाली अवाम बना देंगे दोबारा से। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त बहुत का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आगे भी आपसे जो है ना इसी के ऊपर बात होगी।